नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, बात चैलेंजर की। जी हां, हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, चैलेंजर की भूमिका में। और तेजस्वी यादव मैदान में जब उतरे हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं, तो वो एक बैगेज के साथ भी उतरे हैं। लालू प्रसाद यादव की विरासत का बैगेज, जंगल राज का तमगा, करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप। अब उनकी आय, जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया है, आय को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके तजर्बे, उनके अनुभव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक एक सोची समझी रणनीति के तहत चलते दिख रहे हैं। इन बातों में फंसने से वो खुद को बचा रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में बचा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुकेश, बहुत ही एक कैलिब्रेटेड, एक सोची समझी रणनीति के तहत चलते दिख रहे हैं तेजस्वी। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रहा हूं कि तेजस्वी भटकना नहीं चाहते। तेजस्वी वो खाली स्लेट पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं ये बार बार कहता था तो वो चीज़ें कुछ हद तक सही उतर रही हैं। कल जब सारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई है तो अगर आप देखेंगे उसमें भी वो अटेम्प्ट दिखता है। आपने कहा कि उन पे हमले हो रहे हैं, उन हमलों का चैलेंजर के अंदाज में वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसमें फंस नहीं रहे। जब ये वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बहुत बात करते हैं, कौन सी एजेंसी बच गई है जो मेरा जांच ना कर रही हो, जेल भेज दो मुझे। ये भी एक चैलेंजर का स्टाइल होता है। लेकिन घूम फिर के वापस आते हैं मुद्दे पे। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को बोला है, नेताओं को बोला है कि रियल इश्यूज पे बात करिए। वो जो भी बात कर रहे हैं वो रोजगार की बात कर रहे हैं। हम पहले हस्ताक्षर में 10 लाख नौकरियां देंगे, इसकी बात कर रहे हैं। और वो युवा जिसको नौकरी पाने की चाह होगी, ख्वाहिश होगी, वो उसको अल्योर करती है ये बात कि 10 लाख नौकरियां, मतलब 10 लाख नौकरियों का मतलब एक बड़ी संख्या होता है संदीप। वो मुद्दे से नहीं भटकना चाह रहे। मैं बल्कि यहाँ पर एक और दूसरे चैनल का जिक्र करना चाहूंगा, प्रतीक जो करते हैं अपना शो न्यूज़ 18 पर। मैं देख रहा था, उसमें एक शख्स से वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या चाहिए आपको, रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि नहीं, शिक्षा चाहिए, रोजगार मिलेगा, ये चीजें तो हम छीन लेंगे, ये चीजें तो हासिल कर लेंगे। दूसरे चैनल्स का हम अमूमन नाम नहीं लेते, पर उस शख्स ने जो कहा और प्रतीक ने सलूट किया, वो सलूट करने लायक बात थी। देखिए, ये उस रट से निकलने की कोशिश में बिहार का युवा भी है। वो बहुत दिनों से फंसा है। उसको ये लगता है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। वो एक एस्पिरेशनल क्लास है। उस क्लास को पहले शिक्षा चाहिए, फिर रोजगार चाहिए। शिक्षा ठीक होगी तो उसे लगता है रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। वो पहली जगह ही मात खा जा रहा है और इसको इशू बना रहे हैं तेजस्वी। इसलिए मैंने कहा कि उनकी इस इशू को आप मुझसे बेहतर जानते हैं बिहार को। नहीं, इस बार जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है संदीप, आप जानते हैं, और आपने कई शो अपने चैनल पे भी किए हैं, कुछ एक में मैं हिस्सा भी रहा हूं, कि नौकरी एक बहुत बड़ा इशू है। रोजगार छिन जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है इस कोरोना काल में। और वो फिगर सही है, 1,80,00,000 व्हाइट कॉलर जॉब चले गए इस देश में। नहीं, 1,88,00,000 व्हाइट कॉलर जॉब थे, 66 लाख चले गए। 66 लाख चले, 1/3 चले गए, 1,22,000 रह गए। अब बताइए, उसमें बहुत सारे लोग बिहार के होंगे, वो प्रभावित हैं। जो लोग छोटा मोटा रोजगार करते थे, धंधा करते थे, वो वापस आ गए। हाँ, 14 करोड़ मजदूरों की नौकरी गई, दिहाड़ी गई। 9 करोड़ की, 10 करोड़ के आसपास वापस भी आए। लेकिन उसमें बिल्कुल मैं बता रहा हूं, अगर 20,000 रुपए की दिहाड़ी मिल रही थी, वो 10,000 की है नौकरी। अब दिहाड़ी है, कहने को उसको वापस वो कंट्रीब्यूट करते थे। वो बिहार की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि जो यहां कमाते थे वो अपने घर पे भेजते थे और वो स्पेंडिंग वहां होती थी। तो ये एक ऐसा साइकिल था जो बिहार को दरअसल इकोनॉमिकली भी उठाता था और इसको एक बड़ा इशू बनने देता नहीं था। ये एक आज की डेट में बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कोरोना की वजह से। मैंने कहा कि कैलकुलेटेड
गेम है तेजस्वी का। और बार बार मैं कह रहा था कि वो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने करीब करीब हर शो में जब उन पे एनालिसिस की है तो ये मैंने कहा है कि वो अपना एक दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं। वो उस MOI कॉम्बिनेशन से, आपने कहा लालू यादव का बैगेज, लालू यादव का बैगेज भी था, लालू यादव का स्ट्रेंथ भी था, पर वो स्ट्रेंथ जाके MOI कॉम्बिनेशन तक सीमित हो गया। हाँ, वो दायरा 17-14 30-31% वोट बैंक में आपका दखल है जी। अब काम नहीं चलता उससे। हाँ। उसको बहुत फ्रैक्चर्ड कर दिया गया, OBC इसको तोड़ दिया गया, EBC में नॉन यादव OBC को इस तरफ ले आया गया, तो दायरा बढ़ाने की जरूरत थी। अब मैं थोड़ा फिगर पे आना चाहता हूं। EBC एक, मैं बार बार कहता हूं, कार्व आउट करके नीतीश कुमार ने अपने लिए, नीतीश कुमार के बारे में लोग नहीं समझते, उनके बारे में सरलीकरण ये कर देते हैं कि अरे 2-2.5% कुर्मी वोट है, वो कुर्मी जाति से आते हैं। हाँ। और बताइए 15 साल से शासन कर रहे हैं, अपना कोई वोट बैंक है नहीं। गलत कहते हैं। दरअसल उन्होंने एक EBC चंक जो क्रिएट किया वो प्राइमरीली उनका वोटर हो गया है, और वो EBC के इर्द गिर्द बहुत खेलते थे। बाद में उन्हें महिला को एक अपना वोटर बना लिया। एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं में नीतीश कुमार को पसंद करता है। साइकिल देकर और पोशाक योजना, साइकिल योजना इन्होंने पहले अपने काल में की थी और वो हिट योजना थी। उसका डिविडेंड उनको 2010 में मिला था। लोगों के दिमाग में अंकित हो जाती है। तो पहले बच्चियों को अपने पाले में लेना, फिर महिलाओं को शराबबंदी करके उनको जो एम्पावर किया, तो वो भी उनके पाले में आ गई। उन्होंने उसको एक नेशनल इशू बनाने की कोशिश की, वो नहीं बन पाया। वो पूरे देश में महिलाओं का एक सबसे बड़ा नेता के तौर पे उभरना चाहते थे, लेकिन बिहार में हो गया वो। तो बिहार में महिलाएं एक बड़ा वर्ग थी। अब देखिए इस बार तेजस्वी ने क्या किया है। करीब करीब जितने EBC को टिकट नीतीश कुमार ने दिया है, फॉर ए चेंज RJD ने भी उतने ही लोगों को टिकट दिया है। 24 से 25, अगर मैं गलत नहीं, 24-25 के आसपास RJD ने EBC वर्ग को टिकट दिया है। ये EBC को दरअसल वहां का ABC कहा जाने लगा है कि अगर वहां की राजनीति समझनी है तो EBC को समझिए। तेजस्वी यादव ने समझ लिया उसको। करीब 24-25 कैंडिडेट उन्होंने EBC वर्ग से दिए हैं। ये अपनी तरफ अपने पाले में लाने की कोशिश थी, जो एक जमाने में उनका वोट बैंक हुआ करता था। उसके पहले वो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। करीब 2 दर्जन, शायद उससे ज्यादा ही होंगी, महिलाओं को टिकट दिया है। अब ये दोनों चंक ऐसा है जो नीतीश कुमार का वोटर होता था। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे वोट नीतीश कुमार से निकल के चले आएंगे, लेकिन एक अल्योर करने की कोशिश है। हाँ। एक अपनी तरफ, हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ भी ट्रैक्शन है, हम आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो हैंड होल्डिंग कई बार होती है। जो नाराज वर्ग होगा, हो सकता है कि तेजस्वी का हाथ थामे कि इन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है, ये MOI से आगे निकलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इस बार भी बहुत ही बड़ी संख्या में यादवों को टिकट दिया गया है, वो उनका बेस है, वो छोड़ नहीं सकते। 144 के आसपास सीटें लड़ रहे हैं। करीब मुझे लगता है कि करीब 5 दर्जन के आसपास उन्होंने यादवों को टिकट दिया है। अच्छी खासी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया है। अगर नहीं देंगे तो उनका वो वोट बैंक खिसकता है, लेकिन फिर बाद में कंपनसेट किया है उसको EBC को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट देके। तो ये तेजस्वी का जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक लग रहा है, वो एक कैलकुलेटेड गेम प्लान के तहत दिख रहा है कि जो बिहार की राजनीति पे रिसर्च करके उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि आपको अपना वोट बैंक बचाते हुए दूसरे के वोट बैंक से कैसे किटी से कुछ निकाल लेना। अब वो आतंकवाद की, हिंदू मुसलमान करने की जो कोशिश की गई, नित्यानंद राय बयान देते हैं RJD जीत गई तो कश्मीर से आतंकी आ जाएंगे, उसका कैसा जवाब दिया कि अरे भाई रोजगार के आतंकी कौन बात करेगा, पलायन के आतंकी कौन बात करेगा। तो अभी एक नैरेटिव खींचने की कोशिश की जा रही है। ये लालू की राजनीति से थोड़ा अलहदा है। लालू के ऊपर कोई ऐसे आरोप लगाता तो लालू प्रसाद यादव और पलटकर और तीखा वार करते उसी अंदाज में। यहां पर मुद्दे पर ही अभी फोकस हो रहा है। मैं अभी शब्द पर लगातार जोर दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो अग्रेसिव भी है लेकिन कैलकुलेटिव भी है। अभी तक देखने से ऐसा लगता है कि वो भटकना नहीं चाहते। उनको प्रोवोक करने की कोशिश हो रही है कि कई जगह पोलराइज हो जाए सिचुएशन। वो
एक दल विशेष को फायदा पहुंचाता है, वो भाजपा के पक्ष में चीजों को करता है, लेकिन वो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को हार्म भी करता है। तो नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे हो, नीतीश कुमार चाहेंगे कि मुद्दों पे चुनाव हो, और वो इसलिए चाहेंगे क्योंकि बार बार हर सभा में वो अपना 15 साल के साथ साथ पिछला 15 साल याद भी कराते हैं कि ये शाह पक्ष देख लीजिए और हमारा श्वेत पक्ष भी देख लीजिए। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो, लेकिन वो पक्ष जब देखेंगे आप तो आपको बहुत सारा उजला सफेद चमचमाती हुई चीजें दिखाई देंगी। पर जो ये आप ईबीसी की बात कर रहे थे, ईबीसी को अपना एक वोट बैंक, एक मुकम्मल वोट बैंक बना लिया है नीतीश कुमार ने। और जो मुकेश सहनी की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा तो अलग ही मोर्चे में चले गए। ये आरएलएसपी या वीआईपी या हम का जेडीयू में आ जाना, चेहरे नहीं है इस समाज के, इस तबके के आरजेडी के पास, तेजस्वी के पास। ये एक कमी रह जाएगी क्या? कागजों में गणित अच्छा लग रहा है कि भाई 24-25 ईबीसी को भी टिकट दिया, वहां रीच आउट कर रहे। नहीं, इसकी कुछ कभी मुकेश सहनी इसको कुछ पूरा कर सकते थे, जैसे साहनी समाज, धानुक, ये प्रोमिनेंट ईबीसी के मल्ला और वोकल होते हैं, फाइटर होते हैं। तो उसके नेता को जो बीजेपी ने अपनी तरफ, एनडीए ने अपनी तरफ किया है, वो नॉट फॉर नथिंग नहीं है। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि जिसने तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि इन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया हमारे, तो ये एक ऐसा चुनाव के वक्त नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कि किसको छुरा घोंपा, साहनी समाज के नेता को। सबसे ज्यादा हमला मांझी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यह भी दूसरे तरफ का गेम प्लान है कि परिवार के नाम पे सबसे ज्यादा हमला मांझी करें, भ्रष्टाचार के नाम पे मांझी करें, वो अनुभवहीन है ये बात मांझी कहें, वो पूरा परिवार बिहार पे भार है ये मांझी कहें। ये सारा स्लोगन मांझी के माध्यम से कोइन किया कराया जा रहा है। तो हमले हो रहे हैं उन पे, और आप ठीक कह रहे हैं कि उनके पास शायद बहुत प्रोमिनेंट नेम, जो आम जनमानस में जिसकी चर्चा हो। आजकल सोशल मीडिया में एक बड़ा माध्यम है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। तो ये अपेक्षाकृत युवा नेता है मुकेश सहनी, लेकिन पिछले कुछ समय में इन्होंने अपनी एक फॉलोइंग बना ली है, तो उनको सहनी समाज का नेता मान लिया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने कहा कि कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है और इसका खामियाजा होगा क्या, लेकिन पॉकेट्स में उनके पास पहले से बड़े बड़े नेता आरजेडी से जुड़े रहे हैं इस समाज के। वो धीरे धीरे नीतीश कुमार ने असोप कर लिया था, उसको वापस लाने की कोशिश है। ये इसमें डेंट संदीप वो थोड़ा भी लगा पाते हैं, दैट गोज अगेंस्ट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जेडीयू एंड बीजेपी, क्योंकि वो मूल वोटर जेडीयू को ज्यादा नुकसान, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी करीब 26 ईबीसी को टिकट दिया है, और कोयरी को भी टिकट दिया है, कुर्मी समाज के लोगों को भी टिकट दिया है। तो उन्होंने भी अपना गेम प्लान रखा है वही, लेकिन जिस तादाद में तेजस्वी ने इस बार उस वर्ग को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, साधने की कोशिश की है, वो एक गेम प्लान का हिस्सा दिखता है। तो जो परंपरागत राजनीति थी, अगर मैं कंक्लूडिंग लाइन ये कहूं सुकेश, लालू प्रसाद यादव की जो परंपरागत राजनीति थी, उससे अलग, उससे जुदा एक नई राह भी तलाश रहे हैं, नए वोट बैंक को भी तलाश रहे हैं, और जो मुद्दों की राजनीति पर वो अभी फोकस रखना चाह रहे हैं फिलहाल के लिए, ये एक नई आरजेडी। आप न्यू बीजेपी की बात करते हैं, ये कहीं न्यू आरजेडी ना देखने को मिले, पर अभी के लिए हम कह सकते हैं अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मैं बार बार जो ईबीसी कह रहा हूं, वो ईबीसी क्यों, वो बिहार की जनसंख्या का 25% है, उस पे नीतीश कुमार का ध्यान गया था, और तब उन्होंने अपने पाले में किया, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग था जो उस ओबीसी के इसमें नेग्लेक्टेड था। उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट कास्ट जो थी वो यादव थी, और वो यादव जो है वो लालू यादव के पीछे रैली करने वाला आज भी है। तो उस वोट बैंक को, ओबीसी थे ना वो, दरअसल दलित थे, वो बीच में अटके हुए। हाँ बिल्कुल, तो उसको अपनी तरफ किया। आप जो कह रहे हैं न्यू आरजेडी, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो उस शक्ल से निकलना चाहते हैं, वो उस छवि से निकलना चाहते हैं। वो उनके बोलने का स्टाइल देख लीजिए आप, उनको उनके मुद्दे उठाने का स्टाइल देख लीजिए आप। वो ग्रेजुएट करके आगे जाना चाहते हैं,
उनको लगता है कि बहुत, उन्होंने पब्लिकली ये कहा है, मंच से कहा है कि हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हमने सोशल इंपावरमेंट किया था, हमारे फादर ने किया था, उनको आवाज दी थी, लेकिन उनको लगता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।